हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए, पिछली क्लास तक हमने ये पढ़ा है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक, देखिए ये जो नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है ये अपने आप में बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही एक लॉन्ग प्रोसेस वाला काम है। ठीक, मैं पहले आपसे बार बार बता चुका हूँ, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको अगर कमांड चाहिए आईपीएससी पर नेमिंग लिखने पे तो आपको प्रैक्टिस बहुत आना चाहिए। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा दिया, ओपन चेन कंपाउंड के नाम पढ़ा दिया है लिखना, जैसे कि एल्केन का नाम कैसे लिखोगे आप। ठीक है, उसमें वैरायटी मैंने आपको बताई। कॉम्प्लेक्स चेन जब होती, जब जटिल होता तब भी मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने सारे रूल आपको दे दिए हैं। फिर हमने एल्कीन का ये पढ़ा कि जब एल्कीन होता है तो सर एल्कीन को ही मुझे लोवेस्ट रखना रहता है, मुझे ऐसे काउंटिंग करनी है। एल्काइन में भी सेम सिचुएशन थी। अब इस पर आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, एंड मैंने प्रैक्टिस के लिए बोल रखा है कि जो मेरी ग्रीन बोर्ड पे रिकॉर्डेड वीडियो है जो इंग्लिश मीडियम के लिए थी, वहाँ पर क्वेश्चंस बहुत मैंने करा रखे हैं, बहुत ही प्रैक्टिस वहाँ पे खूब भर भर के है। ठीक, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको आंसर भी मिल रहा है ना। फिर हमने पिछले क्लास में सर ये पढ़ा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग को हम करने के लिए साइक्लो एक प्राइमरी प्रीफिक्स और साइक्लो यूज़ कर रहे थे। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा नेमिंग को लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हमें बहुत और भी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल ओपन चेन कंपाउंड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पढ़ने के बाद अब हम उस वाले पार्ट पे आ जाते हैं जब हमारे कंपाउंड में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। ठीक है, तो अगर कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तब सर नेमिंग कैसे करेंगे, अब हम इसकी बात करते हैं ना। अब देखिए अगेन फिर से ये बिल्कुल नया आपके लिए नहीं है, 10th क्लास में आपने नाम सुन रखा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चीज़ों को पढ़ लेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है। अब देखिए अब यहाँ से बहुत सारे क्रियात्मक समूह स्टार्ट होते हैं। कुछ ऐसी नेमिंग है जो हमें 11th क्लास के लिए ज़रूरी है, जिससे कि हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे। एनसीईआरटी के रिएक्शंस और भी चैप्टर पढ़ते वक्त जिस नेमिंग की रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगी। ठीक है, कुछ नेमिंग वाला पार्ट है जो कि हम 12th क्लास के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि 12th क्लास में जो भी चैप्टर्स हैं वहाँ पर भी नेमिंग आती है। ठीक, एंड 12th का सर बोर्ड एग्जाम होता है तो 12th क्लास में नेमिंग को हम फिर से पढ़ते हैं, यानी कि 12th क्लास में जो भी ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स हैं, जो भी कार्बनिक रसायन से संबंधित चैप्टर्स हैं, वहाँ पर नेमिंग को फिर से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मैं अभी इस वक्त उतनी ही नेमिंग पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपके 11th का काम निकल जाए, 11th स्कूल एग्जाम बन जाए एंड 11th में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो बन जाए बस। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कोर्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव वाइज नेमिंग पढ़ा रखी है। ठीक है, उतने की ज़रूरत अभी हमको नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अच्छा अभी तक सर क्या था, अभी तक कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं था। ठीक है, अब सर ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या है पहले इसके बारे में। जी ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे सर फंक्शनल ग्रुप पे, यानी कि क्रियात्मक समूह पे। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि सर क्रियात्मक समूह होता क्या है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप इससे पहले जो भी लिखा है उसके नीचे आप हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग लिखेंगे हम सर फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखते हैं सर हम लोग, फंक्शनल ग्रुप, है ना। अभी बहुत मज़ा आएगा, है ना। ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा पार्ट होता है, पढ़ने में आनंद आता है, जिसे सर हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो आपने हिंदी का नाम देख लिया। अब आज से हम हिंदी वाले को यूज़ नहीं करेंगे, आज से हम यही बोलेंगे सर अपना फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब ये वर्ड ना काफ़ी बड़ा है और इसे मुझे बार बार बोलना पड़ेगा, तो मैं इसे शॉर्ट में बोलता हूँ सर FG। अगर मैं FG बोलता हूँ इसका मतलब सर मैं क्रियात्मक समूह बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, अब देखिए होता क्या है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी कार्बनिक यौगिक का वो पार्ट जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सर केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम सर क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक, पहले इसमें हम लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। लिखिएगा इसमें कार्बनिक यौगिक, हेडिंग लिख लो आप फंक्शनल ग्रुप FG, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो आप। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित, है ना, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वो भाग जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वो भाग जो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या सर, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले ना मैंने पढ़ाया था आपको एल्काइल ग्रुप R। क्या था सर, एल्काइल ग्रुप, तो उसे मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स बोल रहा था,
है ना। तो जो R था ना अल्काइल ग्रुप, बेसिकली ये फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये कंपाउंड के भौतिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक। लेकिन अब किसी कंपाउंड का वो पार्ट जो हम बोले केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी कि जो पार्ट केमिकल रिएक्शन करवाता हो, जब किसी यौगिक की हम केमिकल रिएक्शंस कराएंगे तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो पार्ट इन्वॉल्व होगा, जो शामिल होता है, उसे हम सर क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे आप देखो, जैसे मैं एक एल्कीन लिख दूँ, जरा आप देखो, 1 2 3, ये प्रोपीन लिखा हुआ है, प्रोप 1 इन, या फिर आप इसे प्रोपीन बोल सकते हो, प्रोपीन, है ना, प्रोप 1 इन। तो आप देखो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ना जो डबल बॉन्ड है, यानी कि जब हम फ्यूचर में जब रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे ना, तो जो ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जो अपना डबल बॉन्ड है, ये अपना Fg है, ये सर अपना फंक्शनल ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड। यानी कि सर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, हाँ ठीक। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, जैसे कि आप देखो, है ना, इस तरीके से। तो आप देखो 1 2 3 4, तो ये लिखा है सर ब्यूटाइन, है ना, तो ब्यूट 1 आइन, या फिर हम लिख देंगे सर ब्यूटाइन, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है जी। तो अब की बार यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला वो पार्ट है इस कंपाउंड का जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा, तो इसे सर हम क्या बोलते हैं सर, फंक्शनल ग्रुप यानी कि Fg, ठीक। तो आप जरा ये 2 एग्जाम्पल लिख लें, है ना, तो इस 2 एग्जाम्पल को लिख लें, फिर मैं आपको कहानी समझाता हूँ थोड़ा सा और, ठीक है, लिख लिया ऐसे। यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक Fg था। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे Fg होते हैं, ठीक। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है आपको कि Fg क्या होता है। अब देखिए किस तरीके से नेमिंग में यूज़ होता है। अब मेरे पास पहले तो इस प्रकार के कंपाउंड की नेमिंग होती है जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही प्रकार का Fg लगा होगा। पहला टाइप ये है कि सर किसी ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड में एक ही प्रकार का Fg लगा होगा, यानी कि एक ही टाइप का Fg लगा है, तब उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि वो Fg मल्टीपल टाइम्स हो, वो Fg एक से ज़्यादा बार हो। तो जब एक से ज़्यादा बार होता है तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप की नेमिंग, ठीक। थर्ड टाइप की नेमिंग सर कैसे बनती है, एक ही कंपाउंड में ना डिफरेंट टाइप के Fg लगे होंगे, यानी कि एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा, एक से अधिक प्रकार के Fg लगे हों, तब उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ये बात होती है। अच्छा सर आपने ये भी बताया था कि जब कोई Fg आएगा तब सेकेंडरी सफिक्स का हम यूज़ करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या यूज़ कर लिया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स याद है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो में, फिर सर वर्ड रूट, ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही है। फिर सर प्राइमरी सफिक्स यूज़ कर लिया NE9 करके। सर आपने बोला था कि सेकेंडरी सफिक्स यानी कि द्वितीय अनुलग्न तब तो यूज़ करेंगे जब कोई क्रियात्मक समूह होगा। तो सर आज से तो क्रियात्मक समूह स्टार्ट होता है, यानी कि अब हम आज से इस द्वितीयक अनुलग्न का यूज़ करने लगेंगे, ठीक है। तो पहली वैरायटी क्या है, किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे सर, द्वितीयक अनुलग्न। दूसरा सर क्या होगा, एक ही प्रकार का है लेकिन वो रिपीट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार है, तो हम डाई ट्राई टेट्रा यूज़ कर लेंगे द्वितीय सेकेंडरी सफिक्स के साथ। अब नेक्स्ट कैटेगरी सर क्या होती है, एक ही कंपाउंड में एक से अधिक प्रकार के Fg लगे होंगे तब, ठीक। चलिए, तो जब तक किसी कंपाउंड में एक ही प्रकार का Fg लगा है तब तक हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब सेम कंपाउंड में एक से अधिक प्रकार के Fg लगे हों तब प्रॉब्लम आती है ना। तब वहाँ पर मुझे वरीयता देनी पड़ती है, यानी कि मुझे सीनियरिटी ऑर्डर देखना पड़ता है, ठीक। अब थोड़ा बात समझिएगा, एक कंपाउंड था, इसमें एक से अधिक, यानी कि इसमें 2 विभिन्न प्रकार के Fg लगे हुए हैं। अब इन दोनों में कौन सीनियर है मुझे ये देखना पड़ेगा, कौन ज़्यादा सीनियर है, हिंदी में बोलो तो वरीयता, कौन सीनियर है ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए अपने पास एक लिस्ट होती है, Fg की एक लिस्ट होती है ना, उस लिस्ट में हम ये देख लेते हैं कि सर सबसे ऊपर जो है वो सीनियर होता है, उसके नीचे फिर वो जूनियर, ठीक है, ऐसे। यानी कि सर मुझे इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि कौन का सा कंपाउंड सीनियर है, कौन जूनियर है। अगर हमें 2 कंपाउंड में, अगर मुझे 2 Fg में कंपेयर करना पड़ा तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो सीनियरिटी ऑर्डर ही लिखवा देता हूँ कि सबसे सीनियर कौन सा Fg होगा, फिर उससे जूनियर, उससे जूनियर, उससे जूनियर, है ना, क्योंकि आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तब वहाँ पर मुझे इस चीज़ का यूज़ करना है।
ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम इसको रफ करने के बाद, और मैं आपको बताता हूँ कि सीनियरिटी ऑर्डर क्या है, वरीयता क्रम क्या है क्रियात्मक समूह का, ठीक है। फिर अभी आप सुनते जाए, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी, है ना, क्योंकि मैं कुछ आगे की बातें अभी आपसे कर रहा हूँ, है ना। तो ज़रा इसको आप नोट कर लेना ये सब चीज़ें। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, है ना। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं वरीयता क्रम, ठीक। तो वरीयता क्रम इस चीज़ की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सीनियरिटी ऑर्डर, ठीक है, ऐसे। हाँ जी, ठीक। ये तो अपना सीनियरिटी ऑर्डर सर किसमें, फंक्शनल ग्रुप में, ठीक। अब देखिए सबसे जो ऊपर सीनियर है वो सर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH को हम सर क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो सर अपना ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कंपाउंड में लगा होगा, जिस यौगिक में, उसे हम सर क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब यहाँ पे हिंदी में आप परेशान मत हो ना, हिंदी में वैसे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, है ना। आप मेरे ख्याल से हिंदी में परेशान नहीं होगे, ठीक है। अब इसका मतलब सर क्या, यहाँ से हमारे पास कार्बन की चेन स्टार्ट होगी। अब इसके नीचे जो आता है उसे हम सर बोलते हैं सल्फोनिक ग्रुप। क्या सर नाम है इसका, सल्फोनिक ग्रुप, है ना। अब ये ग्रुप जिस कार्बन की चेन के साथ लग जाएगा उसे हम बोलेंगे सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड ऐसे। तीसरा सर जिसे हम बोलते हैं एनहाइड्राइड, क्या बोलते हैं सर, एनहाइड्राइड। इस तरीके का मेरे पास ग्रुप है ऐसे, ठीक है। ये बात समझ में आती है ना कि सर यहाँ से मेरे पास कार्बन की चेन स्टार्ट होगी, यहाँ से चेन लगी होगी। अब जैसे यहाँ से कोई चेन लगी होगी, मान लीजिए RR लगा हो, तो ये जो ग्रुप है इसे हम बोलते हैं सर एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं सर, है ना, एनहाइड्राइड, ठीक है। यानी सर इस वाले ग्रुप को COO इस वाला मैनर, ठीक। फिलहाल इसकी नेमिंग का यूज़ अभी अपने लिए नहीं है, 11th-12th में भी नहीं है ना। सल्फोनिक एसिड वाली नेमिंग हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, यूज आता है, ठीक। अभी इसका यूज नहीं है ना, लेकिन मैं लिखने के लिए लिख दे रहा हूँ, है ना। फिर सर हम बात कर सकते हैं एस्टर पे। एस्टर जैसे कि आप देखो ऐसे, है ना, यहाँ पे R होगा, एल्काइल ग्रुप RCOOR, ठीक, एस्टर ऐसे, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड था जिसमें 2 ग्रुप लगे थे, एक तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड था, है ना, दूसरा एस्टर भी लगा था, है ना। तो कौन सीनियर होगा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, ठीक, ऐसे। बात समझ में आती है। अब देखिए, हाँ जी, तो हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से अपने पास FG की सीनियरिटी ऑर्डर होता है ना। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है सर, सीनियरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है ना। यानी कि सर सबसे ऊपर अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसके बाद सर सल्फोनिक ग्रुप, यानी कि सबसे सीनियर सर कौन होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ करता है, ठीक है। अभी ये चीज़ें आपको और भी अच्छे समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमने सर एस्टर देख लिया था, क्यों। अब देखिए आप, इसके बाद जो अपना ग्रुप होता है इसे हम बोलते हैं सर एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं सर, अपना एसिड हैलाइड। तो जैसा कि नाम से है ना, एसिड हैलाइड मतलब X की जगह अगर F हुआ तो एसिड फ्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, इस टाइप की नेमिंग, है ना, ऐसे। नेक्स्ट हम देख सकते हैं सर जिसका नाम है CONH2। क्या बोलते हैं हम, CONH2, है ना, एमाइड बोलते हैं इसे हम, एमाइड। दरअसल इस ग्रुप का नाम सर क्या है, एमाइड, है ना। अब देखिए आपको ये पता है कि यहाँ से आप कार्बन की चेन स्टार्ट होगी, यहाँ से कार्बन की चेन, है ना, यहाँ से कार्बन की चेन। इस पर्टिकुलर ग्रुप का क्या नाम है मैं अभी वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब इसे किसी चेन के साथ लगाते हैं तब जो अपने पास कंपाउंड बनता है तो उसकी नेमिंग कैसे होती है, अभी हम उस पर आ रहे हैं। पहले हम क्या करें, ऑर्डर लिख लेते हैं, है ना। अब आप देखो, क्लियर है यहाँ तक, 7। आपने सुना होगा सर साइनाइड, इसका नाम है सर साइनाइड। अब इस साइनाइड की नेमिंग हम 12th क्लास में जाके करते हैं, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। साइनाइड के बाद सर होता है आइसोसाइनाइड, NC, आइसोसाइनाइड, ठीक है, ऐसे। फिर सर एल्डिहाइड, CHO नाम सुना होगा आपने, एल्डिहाइड, ठीक है।
अब यहाँ से सर कीटोन, क्यों? अब यहाँ से तो सर आपका सुना हुआ है एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, एल्कोहल, ठीक, एंड थायो एल्कोहल, एसएच को बोलते हैं हम लोग सर थायो एल्कोहल। इन सब के हिंदी में नाम वैसे ही है, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। थायो एल्कोहल, फिर सर एमीन, एमीन, है ना। इसके बाद अपना आता है सर डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन, ठीक। फिर सर अपना ट्रिपल बॉन्ड यानी कि सर एल्काइन, ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये कुछ क्या इतने अपने पास है, Fg है, और ये अपने पास एक सीनियरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है, एक सर सीनियरिटी ऑर्डर, ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैंने कुछ पे स्टार लगा रहा था मैं। अब देखिए कौन कौन से ग्रुप हम अभी पढ़ेंगे, जैसे कि सर कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप अभी हम पढ़ेंगे, है ना, एस्टर को अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका भी अपने लिए यूज़ है। एंड फिर यहाँ से हम लोग एल्डिहाइड, है ना, कीटोन, एल्कोहल, ठीक, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक। थायो एल्कोहल एक छोटा सा, इसको भी हम देख लेते हैं। अब इसमें से जो कुछ है ना, जैसे कि एल्कीन एंड एल्काइन, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यों, है ना। अब देखिए सभी की नेमिंग अलग अलग जगह यूज़ होती है, जैसे कि 12th क्लास में जब हम जाते हैं तब आइसोसाइनाइड वहाँ पे यूज़ होता है, साइनाइड भी यूज़ होता है, एसिड हैलाइड की भी नेमिंग यूज़ है, फिर एमाइड की भी नेमिंग यूज़ है ना। फिलहाल अभी हम यहाँ से कुछ Fg पढ़ लेंगे अभी 11th के लिए, फिर उसका मिक्सर पढ़ लेंगे, फिर हम जो अपने पास ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड्स होते हैं, जो एरोमेटिक वाले कंपाउंड होते हैं, फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग को करते हैं, ठीक है। तो ध्यान है, तो इतने सारे अपने पास Fg है और ये सीनियरिटी ऑर्डर है। सबसे ऊपर जो है, मैं नंबर्स लिखा हूँ, है ना, अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, जो सबसे ऊपर है वो सबसे सीनियर है, फिर उसके नीचे अपने पास जूनियर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे ग्रुप्स है ना जिनको हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज़ किया जाता है, ज़रा उसको भी हम देख लेते हैं, क्यों। अब देखो जरा, अच्छा एक खास बात बताऊँ क्या, एक खास बात आपको पता थी ना, आपको ये पता होगा कि अभी इससे पहले पावर कट हुई थी, है ना, तो वो वीडियो ना जो इससे पहले आपने देखा वो कल रिकॉर्ड हुई थी, है ना। अब ये वीडियो अलग दिन रिकॉर्ड हो रही है ना, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको लग रहा होगा, ठीक है, चीज़ों को देखने में। अब आप देखें, अब जैसे कि हमने सर मैं आपको बताया था कि NO2 नाइट्रो हमेशा सर प्रीफिक्स में यूज होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। NO सर नाइट्रोसो, क्या होता है सर, नाइट्रोसो, हालांकि इतना यूज नहीं होता है नाइट्रोसो, ठीक है, प्रीफिक्स में यूज होता है। हमें सर पता है X हेलोजन, हेलोजन प्रीफिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो NO2 आ गया, NO आ गया, X आ गया, जैसे R होता है प्रीफिक्स में यूज होता है। ऐसे एक कंपाउंड है इपॉक्सी, क्या नाम है सर, इपॉक्सी, हालांकि इसकी नेमिंग अपने सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ते हैं हम ये सब चीज़ें, है ना। तो ये हो गया, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ ऐसे ही जानकारी के लिए। अपने लिए NO2 आ सकता है ना, बहुत ज़्यादा तो NO, वैसे NO2 थोड़ा सा फेमस है अपने सिलेबस के लिए, NO2 आ सकता है। तो ये सभी सर प्रीफिक्स में यूज होंगे हमेशा, मतलब ये कभी Fg नहीं कहलाते हैं, मतलब ये कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, है ना, ये हमेशा प्रीफिक्स में यूज होंगे, और जो इतने Fg मैंने आपको बताए इतने ही हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक एक करके, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 एक ही साथ में पढ़ लेंगे, फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो अपने पास इंपॉर्टेंट नेमिंग आएगी वो सर होगी एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग, है ना, जिसपे कि NCERT में क्वेश्चंस हैं। फिर जैसे जैसे हमें चैप्टर्स में रिक्वायरमेंट होती है उसी वक्त हम वहाँ पे उस नेमिंग को पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेमिंग बहुत ही ब्रॉड है ना, बहुत ही ब्रॉड है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसको आप जरा अच्छे से नोट करें, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब अपने पास कंपाउंड में COOH लगा होता है तब किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात अगर मैं शेयर करूं, जब भी रिकॉर्डिंग दोपहर में होती है ना, तो पता नहीं कैसा मौसम होता है कि एनर्जी बिल्कुल आती ही नहीं है। इससे पहले की जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है ना, वो 4 बजे के बाद में हुई है। अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो गर्मी का समय है और 2 से 3 बजे के टाइम में हो रही है। मौसम का ऐसा माहौल है ना कि जोश नहीं आने दे रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वीडियो में आराम से जोश आएगा, ठीक, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक। तो अब देखिए, इंग्लिश को लेकर आप परेशान मत होइएगा, सब नाम हिंदी में लिखे जाते हैं, जैसा इंग्लिश में वैसा हिंदी में, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं
मैं कुछ बातें अभी आपको समझाता भी हूँ, ठीक है। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल्स हम करेंगे जिससे कि हम कम समय में सीख पाए। अब देखिए कुछ खास बातें ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड, ये हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग आती है, ठीक। लेकिन फिलहाल अभी जो हम नेमिंग पढ़ने वाले हैं वो सिंपल सा पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ स्पेशल नेमिंग वगैरह भी होती है जब मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड के साथ COOH ग्रुप लगा होता है तब, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड 12th वाला है, जो 12th का चैप्टर है, जो वहाँ पे नेमिंग आने वाली है वो बोर्ड एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त हम नेमिंग को और ऐड करेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पे सिंपल वाली नेमिंग पढ़ लेंगे जिससे कि हमारे NCERT के क्वेश्चंस 11th वाले बन जाएँ, ठीक है। तो सब कुछ नहीं पढ़ने वाले, पार्ट में अलग अलग करके पढ़ेंगे हम, ठीक। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी FG आएगा तो सर सेकेंडरी सफिक्स आता है, आपने बताया था द्वितीय अनुलग्न आता है, यानी कि अब सेकेंडरी सफिक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो हमें ये ध्यान रखना है सर कि सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो ग्रुप क्या है, FG। FG कौन है सर, FG है सर COOH, ठीक है। अगर FG आता है तो सर सेकेंडरी सफिक्स आता है, हाँ बिल्कुल सेकेंडरी सफिक्स आता है। क्या नाम है सर, ओइक एसिड, क्या बोलते हैं हम सर, ओइक एसिड, है ना, ओइक अम्ल बोलते हैं हम लोग, ओइक अम्ल, ठीक है। ऐसे ये चीज़ अब देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं कुछ नेमिंग की बात करूं, देखो आप एग्जांपल जरा देखें। अब देखिए सबसे छोटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वहाँ पर हम सर क्या कर सकते हैं, H करके लिखते हैं, H लगा दूँ। अब देखिए COOH, ठीक। कुछ बातें और मैं आपको बता दूँ, अब जब भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो अगर FG में कार्बन है तो उस कार्बन से ही काउंटिंग होती है, ठीक। रूल क्या है सर, FG की पोजीशन का मुझे लोवेस्ट रखना है, FG की पोजीशन को सर मुझे लोवेस्ट रखना है। अब इस लोवेस्ट रखने के लिए कैसे नेमिंग करेंगे, अगर FG के अंदर कार्बन है तो वहीं से नेमिंग कर देंगे, तभी पोजीशन लोवेस्ट हो सकती है ना। या फिर कोई ऐसा FG है जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे OH है, इसमें कार्बन नहीं है, SH है, कार्बन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी अपने पास FG होते हैं जिसमें कार्बन नहीं है। तो OH यानी कि OH जिस कार्बन से लगा होगा उसकी पोजीशन लोवेस्ट हो, ठीक है। तो कुल मिला जुला के FG की पोजीशन को मुझे लोवेस्ट रखना रहता है काउंटिंग करते वक्त, ठीक। अभी इस कंपाउंड में देखिए आप सर, इसमें तो सर एक ही कार्बन है ना, एक ही कार्बन है सर, इस तरीके से तो 1 कार्बन हो गया काउंटिंग, कोई भी साइड चेन वगैरह तो है नहीं, ठीक। देखिए हम उस रूल को वायलेट नहीं करेंगे, यानी कि हम इस रूल पे ही चल रहे हैं सर। कौन सा रूल, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सर वर्ड रूट, है ना, फिर सर प्राइमरी सफिक्स एंड देन अवर सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि हम इस रूल पे ही चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी साइड चेन वगैरह नहीं है, ठीक, यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स तो वैसे भी नहीं सर। वर्ड रूट 1 कार्बन से सर मैथ होता है, क्या होता है सर, मैथ। अब देखिए प्राइमरी सफिक्स आएगा, प्राइमरी सफिक्स तो सर एन इन आइन होता है, तो आपको दिख रहा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा है, तो प्राइमरी सफिक्स तो सर एन हो गया, है ना, एन। पैरेंट चेन में जो बॉन्ड है ना उससे मतलब है, देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगा है तो एन, तो मीथेन, ठीक। अब सर सेकेंडरी सफिक्स पोजीशन के साथ में, तो पहले पोजीशन पे लगा है सर COOH FG, और इस FG की वजह से सर सेकेंडरी सफिक्स आता है जिसका नाम सर क्या है, ओइक एसिड। क्या नाम है सर, ओइक एसिड। तो सर ये हो गया ओइक एसिड, यानी कि मीथेन 1 ओइक एसिड। सर आपने ये बोला था कहीं से भी काउंटिंग करने पर, जितने भी पॉसिबल काउंटिंग है उस काउंटिंग करने पर अगर पोजीशन सेम रहती है तो इस पोजीशन को हम ना लिखें तो फिर भी काम चलेगा। तो मैं इस 1 को ना लिखूं तो फिर भी चलता है ना। बार बार एक कैप गिर जा रहा है ना। तो सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसमें कुछ बातें होती हैं जिसको बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ मीथेनोइक एसिड, क्या सर, मीथेनोइक एसिड, ऐसे मीथेनोइक एसिड, ठीक। अब एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है, अब क्या इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर सेकेंडरी सफिक्स का स्टार्टिंग का लेटर, देखो ये सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड, अगर स्टार्टिंग का लेटर क्या हो सर, ए हो, ई नहीं हो सकता, ए ई आई ओ यू, मतलब कि वॉवेल में से कोई हो, है ना।
तब क्या होता है, इस प्राइमरी सफिक्स का जो लास्ट का लेटर है इसको हम हटा देते हैं। दिख रहा है, मीथेनोइक एसिड, ई को हटा देंगे, ई को हटा देंगे, ओइक एसिड। ठीक, तो इस ई को हटा देते हैं अगर ये वॉवेल होता है तो, है ना। अब हिंदी में तो इसका कोई मतलब है नहीं, हिंदी में सर कैसे लिखते हैं हम, मीथेनोइक एसिड, है ना, तो मीथेनोइक अम्ल, ऐसे। हिंदी का कोई तकलीफ नहीं है, सही है। अब देखिए इसका एक कॉमन नेम होता है जिसे हम बोलते हैं सर, कॉमन नेम मैंने आपको बताया था, साधारण नाम, कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है सर, फॉर्मिक एसिड। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। तो HCOO सर फॉर्मिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा फटाफट करते हैं हम, इतना टाइम लेने में कोई मतलब नहीं है ना। जैसे कि आप देखो CH3COOH, काउंटिंग सर कैसे होगी, सर इस तरीके से होगी कि COOH यानी कि Fg पास पड़े, तो इसी में कार्बन है, यहाँ से कर दो 1 2। ठीक है, आपको दिख रहा है कि Fg हमेशा कोने पे रहता है, फिर यहाँ से चेन स्टार्ट होती है। सर 2 कार्बन से सर एथ होता है, कोई भी साइड चेन वगैरह नहीं है ना। तो एथ, अब प्राइमरी सफिक्स, पैरेंट चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। अब फर्स्ट पे सर COOH ग्रुप है तो इसकी वजह से सर ओइक एसिड, है ना। तो इथेन 1 ओइक एसिड। ठीक, तो ऐसे तो सर लिखना नहीं है, इस हम ई को हटा के लिखते हैं, तो सर हम ऐसे लिखेंगे इथेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, या फिर ऐसा ही हम इथेनोइक एसिड बोल देते हैं कई बार। क्या सर, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, देखिए ई हट जाएगा। ठीक है, तो NOIC, ठीक, इथेनोइक एसिड। ठीक, ये चीज़। अब देखिए इसमें से ये सही है, ठीक है, मतलब कि ई को हटा के लिखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है और ये सही है। अरे अब क्या सर हिंदी में, एथेनोइक एसिड यानी कि एथेनोइक अम्ल। ठीक, इसका भी सर एक कॉमन नेम है जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं सर हम लोग, एसिटिक एसिड, सुना होगा आपने, एसिटिक एसिड। ठीक है, ऐसे। तो बस सिंपल सा है और कुछ इसमें नया करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप देखो, अगर इस तरीके से कुछ लिखा हो, आप बताओ काउंटिंग कैसे करेंगे हम। सर काउंटिंग तो ऐसे होती है जिससे कि COOH ग्रुप पास पड़े, बस सर यहाँ से कर देंगे हम 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई। ठीक है, अब दिख रहा है कि सर सेकंड वाले कार्बन पे एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, क्या लिखते हैं सर इसमें हम 2,2। अब 2 टाइम मिथाइल है तो सर डाई मेथिल। ठीक है, 2,2 डाई मेथिल। ठीक, सर 4 से होता है ब्यूट N1 ओइक एसिड, है ना। तो सर इसे मैं बोल सकता हूँ सर ब्यूटेनोइक अम्ल, ऐसे। ठीक है, देखिए हिंदी में तो मुझे तकलीफ है लिखने में। ठीक है, ऐसे समझे। तो 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनोइक, है ना, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक, तो उसको हम ले सकते हैं 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, ऐसे। अब देखिए अब क्या होता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर COOH ग्रुप मल्टीपल टाइम्स हो, सर 2 बार लगा हो, जैसे आप देखो COOH। अब इस कार्बोक्सिलिक में ना बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बता सकता। आप देखो ये अभी फ़िलहाल सर 2 COOH ग्रुप लगा हुआ है, COOH इधर भी उधर भी, है ना। तो काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे तब भी पहले और चौथे पे होगा, नीचे से करते हैं यानी कि यहाँ से करें लेफ्ट से तो 1 2 3 4, तब भी पहले चौथे पे ही होता है। यानी कि सर Fg की पोजीशन सेम है, अगर मैं ऊपर से करूँ या फिर सर मैं नीचे से काउंटिंग करता हूँ। ठीक, सर कोई साइड चेन नहीं है। ठीक, तो सीधा वर्ड रूट सर क्या है, ब्यूट। क्या है सर, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड सर जी एन होता है, ब्यूटेन। ठीक है,
अब देखिए सर 1 पे भी लगा है, कॉमा 4 पे भी लगा है, तो 1,4 ठीक है, 1 पे COH और 4 पे भी सर, तो 1,4, 2 टाइम है तो सर डाई ओइक एसिड, ठीक है ऐसे। तो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। अब की बार सर ये डी है, डी वोवेल नहीं है, तब इस ई को रखा जाता है, ई को मुझे लिखना है। इंग्लिश में तो ये है सर, अब हिंदी में तो सर आप जानते ही हो कि सर ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल, तो सर ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल, ठीक है ऐसे। एक और देखो आप, अब इन सब के ना बहुत सारे कॉमन नेम भी होते हैं, तो उसको हम 12th के लिए पढ़ेंगे और डिटेल से तो वहाँ पढ़ लेंगे। जैसे आप देखो इसको आपने पढ़ रखा है 10th क्लास में 1,2, ठीक है सर क्या बोलेंगे हम, ईथेन, तो ईथेन है ना, ईथेन 1,2 डाई ओइक अम्ल। इसका एक सर कॉमन नेम है जो आप जानते हो, ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है सर, ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे ऑक्जेलिक एसिड, ये एक डाई ओइक एसिड है, ठीक इस तरीके से। तो एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। अब देखिए सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इस तरीके से मल्टीपल टाइम होगा तो हम डाई ओइक कर लेंगे, है ना, एंड ओपन चेन कंपाउंड है तो सिंपल सी बात है, आप COH की पोजीशन को मुझे सर लोवेस्ट रखनी होती है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये साइक्लिक कंपाउंड के साथ भी लग सकते हैं, इनकी बहुत स्पेशल नेमिंग वगैरह भी होती है, लेकिन फिलहाल अभी हम इस ओपन चेन कंपाउंड के साथ ही चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। वैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मान लीजिए 3 होता है, 1, 2, 3 कार्बन, तो नाम क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। कॉमन नेम होता है उसका प्रोपियोनिक एसिड। सर ऐसे 4 होता है तो सर ब्यूटेनोइक एसिड, उसका सर कॉमन नेम होता है ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। इस तरीके से चलता है मेरे पास, सही है। चलिए तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक डिफरेंट FG के साथ, फिर वहाँ पर हम कुछ नॉर्मल से सिंगल बॉन्ड के साथ नेमिंग को कर लेंगे, है ना। फिर ऐसे कर करके हम सारे FG खत्म करेंगे जितना कुछ हमें अभी पढ़ना है, फिर हम इसका मिक्सचर करेंगे, फिर हम एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं जानबूझ के ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट अभी है उतना ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।